आवाज वहां से चेक कर लीजिएगा पहले, ठीक है ना। सारा चीज वहां से देख लीजिए। जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको बस 2023 में जो आपको ज्योग्राफी का जो पेपर है बिहार बोर्ड के द्वारा जो आपको आयोजित हुए थे उसमें के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। अगर इससे पहले अगर आप पॉलिटी का, ठीक है ना, इसके अलावा आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है साथियों कि कोलकाता पतन जो है वो आपको किस नदी पर स्थित है। देखिए, पतन का मतलब यहाँ पर हो गया बंदरगाह। ऑप्शन ए कह रहा है गंगा, दामोदर, हुगली, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हुगली हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि कोलकाता जो नगर है वो आपको किस नदी के तट पर है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, हुगली नदी के तट पर कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं कोलकाता, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित क्या है कि आपको एक बड़ा बंदरगाह है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, दो में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर जो है वो आपको स्थित है, मतलब कि पूर्वी तट के बंदरगाह कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है मुंबई, मरमागोआ, कांडला, पारादीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों पारादीप। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पारादीप बंदरगाह है ना ये आपको ओडिशा में, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो यह आपको पूर्वी तट का क्या है कि आपको बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। बाकी जो इधर देख रहे हैं मुंबई, ठीक है ना, मरमागोआ, ठीक है ना, कांडला, ये सभी जो है साथियों ये आपको पश्चिमी तट पर क्या है कि आपको स्थित बंदरगाह है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जो इनमें से कौन है। तो देखिए, मुंबई, मरमागोआ, कंडला, इसको आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे बंदरगाह है जो कि आपको आगे प्रश्न में आएंगे तो वहां पर हम इसका एनालिसिस करेंगे। और ये जो पारादीप बंदरगाह है ये कहाँ है, ओडिशा में। और इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, यह सभी मौसमों में काम करने वाला क्या है कि आपको बंदरगाह है, भारत का एकमात्र बंदरगाह। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो आपको कौन है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है यमुना, सतलज, गोदावरी, सोन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यमुना। और ये जो देख रहे हैं यमुना नदी, ये सबसे ज्यादा जो आपको प्रदूषित होती है वो आपको कहाँ, तो यह आपको दिल्ली में और साथ साथ जो होता है आपको इटावा में। यानी कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित कहाँ होती है तो क्या कहेंगे, दिल्ली और इटावा में। बाकी इधर जो देख रहे हैं सतलज, इस सतलज नदी को क्या होता है कि आपको पंजाब की जो होता है वो आपको देन कहा जाता है। यानी कि पंजाब के निर्माण में सतलज नदी का जो है एक अहम रोल है। उसके बाद है गोदावरी। तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की क्या है कि आपको सबसे लंबी नदी है। और इसको हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या कहेंगे, गोदावरी को जो है वो आपको जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा भी जो कहेंगे वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको गोदावरी हो जाएंगे। बाकी इधर जो आप देख रहे हैं सोन, क्या है, सोन। तो देखिए, सोन नदी जो होती है वो आपको अमरकंटक के पहाड़ी से क्या होता है कि आपको उत्पन्न होते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का जो है वो आपको एक कारण है, मतलब कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वायु प्रदूषण। यानी कि वायु प्रदूषण के कारण ही जो होता है वो आपको अम्लीय वर्षा होती है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो देखिए, तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ना, देखिए इसी में आपको इसका नाम जो है छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो यह आपको गंगा नदी से क्या है कि आपको संबंधित है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आपको किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, नमामि गंगे कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है 2014 ईस्वी में, जब आपको नरेंद्र मोदी क्या बनते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा। दूसरी बात, गंगा जो है भारत की क्या है कि आपको सर्वाधिक जो है वो आपको लंबी नदी है। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कहेंगे तो वो आपको यमुना है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे क्या है कि आपको छोटी नदी है। और इधर जो देख रहे हैं नर्मदा, तो यह आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की क्या है कि आपको सबसे प्रमुख नदी है। तो याद रखिएगा कि ये जो नर्मदा है वो आपको पश्चिम की ओर क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं 5 नंबर साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अच्छा, मैं क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना जो है वो आपको कहाँ है। तो ऑप्शन ए कह रहा है
उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, तो ये जो हीराकुंड परियोजना है ना साथियों, यह जो है वो आपको कहाँ जानते हैं, उड़ीसा में। और पूछेंगे किस नदी पर है, तो साथियों याद रखिएगा, यह जो है आपको महानदी पर है। तो इस बात को अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है ना। और हीराकुंड जो आपको परियोजना है, यह भारत की क्या है कि आपको सबसे लंबी परियोजना है, ठीक है ना। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन है, तो हम क्या कहेंगे, हीराकुंड बांध कहेंगे, जो कि आपको महानदी पर क्या है कि आपको उड़ीसा राज्य में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो देखिए, कह रहा है गंगा, हुगली, दामोदर, कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कृष्णा। तो देखिए, चाहे वो कृष्णा हो, ठीक है ना, गोदावरी हो, क्या हो, गोदावरी हो, इसके अलावा आपको कावेरी हो, क्या है, कावेरी हो, ठीक है ना, महानदी हो, क्या हो, महानदी। ये सभी जो देख रहे हैं ना वो आपको दक्षिण भारत की क्या है कि आपको नदी है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती जो है वो आपको कौन है। तो साथियों, विश्व की जो प्रथम नगरीय बस्ती है वो आपको क्या है कि लंदन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको राइट है। तो देखिए, तो इसमें बहुत सारे शहर दिए गए हैं, वो कहाँ है यह जान लीजिए। तो देखिए, पेरिस, तो पेरिस जो है वो आपको फ्रांस की क्या है कि आपको राजधानी है, ठीक है ना। लंदन जो हो गया वो आपको ब्रिटेन की क्या है कि आपको राजधानी है, ठीक है ना। दिल्ली जानते ही होंगे। उसके बाद है मैनचेस्टर, यह जो आपको ब्रिटेन का एक क्या है कि आपको शहर है, जो कि सूती वस्त्र के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। और हमारे भारत में क्या है कि अहमदाबाद की जो तुलना होती है वो आपको मैनचेस्टर से की जाती है। मतलब यह हुआ कि अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो कहेंगे अहमदाबाद को। और मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 में क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिग इंच संबंधित है किससे। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है रेल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन, उसके बाद है जल मार्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पाइपलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है। तो देखिए, तो ये सभी जो देख रहे हैं ये सब आपको परिवहन के क्या है कि आपको माध्यम है। परिवहन के कई सारे माध्यम है जिस पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर इसमें एक और जो दीजिएगा, सड़क, क्या है, सड़क मार्ग, ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सभी जो है परिवहन के अब क्या हो गए कि आपको साधन हो गए। तो 2 नंबर में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि परिवहन के साधनों को लिखिए, तो हम कहेंगे आपको रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, ये सभी जो हो गए परिवहन के साधन हो गए। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, तो आपको सी है, याद रखिएगा। चलिए 10 में कह रहा है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य जो है वो आपको कौन है। मतलब कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो वह है अपना बिहार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर है। और इसमें पूछेंगे कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो वह है आपको केरल, जहाँ केरल की साक्षरता दर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो आपको 93.91% था। वहीं अगर हम बिहार की साक्षरता की अगर बात करते हैं तो वो आपको अंतिम आंकड़ा 63.82% था, लगभग 165% में लेकर चलिए अभी के हिसाब से, ठीक है ना। बोलचाल की भाषा में उसको हम इतना कह सकते हैं। दूसरी एक चीज याद रखिएगा कि भारत की साक्षरता दर जो है वो अभी आपको कितनी थी 2011 के अनुसार, तो कहेंगे 74.04%। यह जो है यह आपको भारत की क्या है कि आपको साक्षरता दर है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, क्या है, सबसे कम है। तो साथियों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए, तो जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व होता है क्या, तो कहेंगे कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको बिहार है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति जो है वो आपको प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों, ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 12 में। देखिए क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो आपको क्या है, मतलब वार्षिक वृद्धि दर पूछा जा रहा है। तो साथियों, भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो आपको 1.64% है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको राइट है। और ये सारे जो डाटा दिए गए हैं वो आपको 2011 के क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको जनगणना के अनुसार। ये सारा डाटा किसके अनुसार है,
तो 2011 के जनगणना के अनुसार। और इसी में पूछ देंगे कि आपको दशकीय वृद्धि जो था वो आपको क्या था। तो दशकीय वृद्धि जो है 2011 के अनुसार साथियों वह है आपको 17.64%। देखिए तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा डाटा जो हम दे रहे हैं वो आपको 2011 के अनुसार जो है दे रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पुरुष प्रवास का क्या करें, मतलब कि भारत जो में जो पुरुष होते हैं क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, वो अपने मूल स्थान को क्यों बदलते हैं, यही प्रश्न आपसे जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए तो भारत में पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है साथियों वो शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, और इनमें से ये सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। मतलब प्रवास का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे जब व्यक्ति अकेले या समूह के साथ अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, उसको प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो भारत में जो पुरुष प्रवास का जो सबसे बड़ा कारण है साथियों वह है आपको क्या जानते हैं, वह आपको रोजगार है। क्या है, रोजगार है। इसके अलावा आपको शिक्षा भी है, व्यवसाय भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है वो आपको रोजगार की है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता है ना वो आपको 74.04% है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कहेंगे तो आपको केरल हो जाएगा, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कहेंगे तो वो आपको बिहार हो जाएगा। तो दोनों बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो है वो आपको कितनी होती है, यानी कि कहने का मतलब हुआ क्या कि जो रेल मार्ग है, ठीक है ना, उस रेल मार्ग की चौड़ाई के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक होता है सबसे पहले नैरो गेज, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी लाइन। क्या है, बड़ी लाइन। तो बड़ी लाइन की जो आपको लंबाई होती है वो आपको कितनी होती है, तो सॉरी लंबाई कहते हैं चौड़ाई 1.672 मीटर जो होता है वो आपको बड़ी जो आपको लाइन होती है, तो इस बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की क्या होती है कि आपको चौड़ाई होती है। उसके बाद है आपको मीटर गेज। क्या है, मीटर लाइन। तो मीटर लाइन के लिए जो होता है वो आपको 1 मीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको नैरो गेज, जिसको हम लोग कहते हैं छोटी लाइन। क्या कहते हैं, छोटी लाइन। तो छोटी लाइन के लिए जो होता है वो आपको कितनी चौड़ाई होती है, तो देखिए 0.610 मीटर जो होता है वो छोटी लाइन के दो पटरियों के बीच की क्या होती है कि आपको चौड़ाई होती है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मीटर गेज। तो देखिए तो मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई है, तो देख लीजिए इसमें कहीं भी 1 मीटर नहीं है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कि आपको सही हो जाएंगे। तो देखिए तो इन जो रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है क्या होती है, चौड़ाई होती है दो पटरियों के बीच के, ठीक है ना। उसके आधार पर इसे जो है सामान्यतः आपको 3 भागों में बांटा गया, एक है बड़ी लाइन, एक है मीटर लाइन, और एक जो है क्या है, छोटी लाइन। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 16 में क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है ना वो आपको जेनेवा में, कहाँ है, जेनेवा में। और डब्ल्यूटीओ का मतलब हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखिएगा यह आपको 1995 में अस्तित्व में क्या होता है कि आपको आता है। बाकी इधर देखिए और भी सर है उसमें चर्चा करते हैं। देखिए न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय, इसके अलावा यूएनडीपी का जो है वो आपको मुख्यालय है, इसे आपको याद रखना है। वियना में कहेंगे तो यह आपको किसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब आईएई का मुख्यालय है। जिनेवा में बहुत सारी चीजों का मुख्यालय जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संगठन है उसका मुख्यालय हो गया जिनेवा में। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय भी आपको जिनेवा में है। तो इन चीजों को देख लेना है। और नई दिल्ली जो कि आपको भारत की राजधानी है, क्या है, राजधानी है। लगभग यहाँ पर किसी भी वैश्विक संस्था का जो है मुख्यालय आपको नहीं मिलेंगे। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। तो साथियों डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना होती है 1995 में। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। और डब्ल्यूटीओ जो है वो आपको किसका स्थान लिया है, तो देखिए तो डब्ल्यूटीओ जो है वो आपको गेट का क्या है कि आपको स्थान लिया है। तो इस गेट का जो गठन हुआ था वो आपको 1948 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है या इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 में कह रहा है कि अबादान उदाहरण है किसका। तो देखिए तब इसमें कई प्रकार के क्या है कि आपको पतन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है तेल पतन, एक है सवारी पतन, एक है आपको पैकेट पतन, नौसेना पतन। तो ये जो देख रहे हैं अबादान, यह जो है साथियों ये आपको नौसेना पतन है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो साथियों सांस्कृतिक नगर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से देखिए मक्का, ठीक है ना, इसके अलावा आपको जेरूसलम, वाराणसी, ये सभी जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको सांस्कृतिक नगर है, यानी कहीं कहीं ना कहीं यह धर्म विशेष से जुड़ा हुआ क्या है कि आपको नगर है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की वस्तु मिलते हैं। तो साथियों सड़क के सहारे क्या होते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है गोलाकार, इसके अलावा आपको रेखीय, आयताकार, सीढ़ीनुमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है इसे देखते हैं। देखिए कह रहा है मेगालोपोलिस का अर्थ होता है क्या। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मिलियन सिटी, ठीक है ना, सन नगर, मेगा सिटी, विशाल नगर। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं मेगालोपोलिस, इसका मतलब जो हो जाएगा मेगा सिटी। क्या है, मेगा सिटी। तो देखिए तो भारत में ऐसे कई सारे जो आपको शहर है जिसको हम लोग मेगा सिटी में रखेंगे, जैसे कि आपको मुंबई हो गया, ठीक है ना, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब ऐसे शहर है भारत के जिसको आपको क्या जानते हैं, मेगा सिटी, या उसी को कहते हैं मेगा लो पुलिस जो है वो आपको कहा जाता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो आपको कहाँ है। तो देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है साथियों वह जो है आपको कहाँ जानते हैं, ओडिशा में। क्या है, ओडिशा में। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है, ठीक है ना, यह आपको पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था, मतलब जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था ओडिशा राज्य में। तो इसे आपको याद रखना है। और द्वितीय पंचवर्षीय काल में इसका क्या होता है कि आपको स्थापना किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है वो आपको कहाँ स्थित है। तो साथियों टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है यह आपको कहाँ है, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग जो है वो आपको कहा जाता है। और इसको झारखंड का औद्योगिक नगर भी जो होता है वो आपको कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं भिलाई, इसे भी याद रखिएगा, ये आपको छत्तीसगढ़ में हो सकता है, पूछा जा सकता है कि भिलाई नामक नगर कहाँ है। चलिए भद्रावती जो है बाबू यह आपको कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटक में है। दुर्गापुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पश्चिम बंगाल में कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो देखिए तो यहाँ से जो कुछ औद्योगिक नगर है वो सब कहाँ है, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत क्या है कि आपको जानकारी रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है। तो देखो बाबू भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपको अहमदाबाद को जो है कहा जाता है। अहमदाबाद है कहाँ, तो ये आपको गुजरात में। इसे आपको याद रखना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या है, सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो कहेंगे वो आपको इंदौर है। और लगातार मतलब कई वर्षों से क्या है, लगातार कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है लखनऊ। इसको हम लोग कहते हैं नवाबों का शहर। क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं बाबू। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है कानपुर, इसको कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कानपुर है ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद लखनऊ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इंदौर कहाँ है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे, और क्या पूछ रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। तो साथियों ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो है ना वो आपको महाराष्ट्र में। क्या है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि जो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र है ये आपको किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यह आपको मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है उसके अंतर्गत यह जो है आपको आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। तो साथियों नई औद्योगिक नीति जो होती है वो आपको 1991 में लागू की जाती है। और इसे लागू करने का श्रेय प्रधानमंत्री जो होता है पीवी नरसिम्हा राव को जो है वो आपको जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 में जो लागू किए थे किस प्रधानमंत्री ने, तो क्या कहेंगे जानते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। और इसी के तहत भारत में क्या होता है कि आपको उदारीकरण, इसके अलावा जो है वो आपको वैश्वीकरण, क्या है, वैश्वीकरण, इसके अलावा जो है साथियों निजीकरण, इस सब की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता जो है वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है वो आपको कहा जाता है। तो देखिए तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इन चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको
राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्न सब आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको अक्सर जो होते हैं पूछे जाते हैं, क्या है, पूछे जाते हैं। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पे थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। तो देखिए, कह रहा है बाबू कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो देखिए, तो एक कह रहा है आपको तीसरी, उसके बाद है आपको चौथी, उसके बाद है आपको पांचवी, फिर है आपको छठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको पांचवी। क्या हो जाएगा, पांचवी। तो यहाँ से एक बात आती है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है उसका जो कार्यकाल है वो क्या है, मतलब उसका जो समयावधि है वो क्या है। तो देखिए, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरुआत होती है और इसका कार्यकाल निर्धारित रहता है 1979 तक, ठीक है ना। लेकिन यह पंचवर्षीय योजना समय से एक वर्ष पहले क्या होती है कि आपको समाप्त कर दी जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका कार्यकाल 1974 से कितना था, तो 1978 था। तो इस चीज को आपको देख लीजिएगा, जहां पर जैसा ऑप्शन रहेगा आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। समय से एक वर्ष पहले इसी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, तो यह देखिएगा इसका जो समय अवधि है 1980 से 1985 है। उसके बाद है चौथी, इस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1969 से 1900 कितना है, तो आपको 74 है। तो देखिए, तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो थे पूछे जाते हैं। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना है, 1961 से 1966 थी। तो देखिए, तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, ठीक है ना, आप उसको बढ़िया से देख लोगे। और देखो, और एग्जाम में हमेशा जो प्रश्न आते हैं ना वो आपको हल्का ही आते हैं, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 28 में। तो 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, देखो कह रहा है कि पंपास जो है कहाँ है। देखिए, पंपास जो है वो आपको घास का मैदान है, जो आपको दक्षिण अमेरिका में, कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका मतलब अमेरिका के जो आपको क्या है कि अर्जेंटीना है, क्या है, अर्जेंटीना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है कि बोलिविया है, ठीक है ना। तो इस जगह पे जो आपको घास के मैदान है, ठीक है ना, उसी को कहा गया है आपको पंपास, क्या है, पंपास। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। और ज्यादातर पूछा जाएगा कि बताइए पंपास घास का क्षेत्र कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो पंपास घास का जो क्षेत्र है अर्जेंटीना का नाम जो विशेष रूप से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का क्या है कि आपको एक देश है। चलिए आगे क्या करा है, सुनिए, करा कि बर्मिंघम कहाँ है। तो साथियों, बर्मिंघम जो है वो आपको ग्रेट ब्रिटेन का क्या है कि आपको एक शहर है, जो किस लिए जाना जाता है जानते हैं, तो वह आपको लौह इस्पात उद्योग के लिए जो होते हैं वो आपको जाने जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि बर्मिंघम जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, लौह इस्पात उद्योग के लिए जो होते हैं वो आपको जाने जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, नीति आयोग की जो स्थापना होती है ना वो आपको 2015 में किसके स्थान पर होता है जानते हैं, तो यह आपको योजना आयोग के स्थान पर। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि ये जो योजना आयोग है इसे कब भंग किया गया था। तो साथियों, योजना आयोग को जो भंग किया जाता है ना वो आपको 2014 में, और उसी के जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। और इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कहेंगे आपको पदेन प्रधानमंत्री, यानी कि जो प्रधानमंत्री पद पर होगा वही नीति आयोग के क्या होंगे कि आपको अध्यक्ष होंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। फिर यहाँ से एक बात आएगी, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो वह आपको 1950 में हुआ था। तो जैसा भी प्रश्न है बढ़िया से देख लोगे। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो यह आपको ऑप्शन नंबर जो क्या है सी, वो आपको बिल्कुल इसका क्या है कि आपको राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 31 में। क्या कर रहा है इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, कह रहा है कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो साथियों, कच्चा लोहा में जो है मैग्नीज मिलाकर क्या होता है कि वह आपको इस्पात बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और 32 नंबर जो है इसे देख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। देखिए कह रहा है परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें से सभी। तो देखिए, तो ये सभी जो है ना वो आपको तृतीय क्रिया से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कह रहा है कि लाल कॉलर का संबंध जो है किससे है। तो देखिए, तो लाल कॉलर के द्वारा जो है वो आपको क्या है जानते हैं कि आपको श्रमिकों को जो बांटा गया है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं लाल कॉलर, तो लाल कॉलर में वो श्रमिक होते हैं जो आपको प्राथमिक क्रिया से क्या होते हैं कि आपको जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्रिया करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब आपको प्राथमिक क्रिया है। तो 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। द्वितीय क्रिया में कहेंगे तो उद्योग और विनिर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तृतीय क्रिया में कहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो सभी प्रकार की सेवाएं हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सब हो गया। चलिए 34 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी पाया जाता है, यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये होता कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी या कब हुई थी, तो देखिए तो यहाँ पर कब हो जाएगा, तो देखिए तो विश्व में प्रथम रेल जो है वो आपको 1825 ईस्वी में जो है वो आपको चली थी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं 35 नंबर प्रश्न में क्या करा है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है कि विश्व का सघनतम रेल यंत्र पाया जाता कहाँ, मतलब कि विश्व में सर्वाधिक जो रेल का जाल है वो आपको कहाँ है, तो साथियों विश्व में सर्वाधिक रेल का जो जाल है ना वो आपको उत्तरी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर है, तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 36 में क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। सुनिए, कह रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1951, तो 1951 जो है ना वो आपको लघु विभाजक वर्ष है। क्या है, लघु विभाजक क्या है कि आपको वर्ष है। उसके बाद है 1931, तो यहाँ पे हुआ था आपको पहली बार आपको जाति आधारित जनगणना। क्या हुआ था, जाति आधारित जनगणना जो है पहली बार हुआ था। उसके बाद है आपको 1921, तो यह है जनसंख्या का क्या जानते हैं, महान विभाजक वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए तो सब कुछ को आपको बढ़िया से देख लेना है। और भारत में जो आपको जनगणना होती है वो आपको प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो साथियों इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न और क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, तो देखिए कह रहा है सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, तो इनमें से सभी से कहेंगे, क्या कहेंगे, सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको राइट आंसर है, क्योंकि परिवहन को ही जो है क्या कहा जाता है, परिसंचरण की धमनियां कहा जाता है। तो 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, मतलब कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी के जो संस्थापक थे वो आपको फ्रेडरिक रेडजल थे। और ये कहाँ के थे, तो ये आपको जर्मनी के थे। क्या है, जर्मनी के थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 39 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति का जो संबंध है वो आपको किससे है, तो देखिए कह रहा है मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, मानव और भौतिक भूगोल से, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको भौतिक भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए चलते हैं 40 में। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, किसको शेयर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो साथियों विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है ना वो आपको पहला है। क्या है, पहला है, ठीक है ना। यानी कि 2023 में जो है हर जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है आपको देश बन गया। और दूसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो आपको चीन का क्या है, विद्यमान है। तृतीय स्थान कहेंगे तो वह कौन हो जाएगा जानते हैं, तो तृतीय स्थान पर आपको अमेरिका हो जाएगा। और चौथे स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया है। तो देखिए तो भारत में जो है जनसंख्या में काफी तेजी से जो है वो आपको वृद्धि हुई है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या है कि आपको पहले स्थान पर जो है आपको आ चुके हैं। हम लोग 2026 का जो लक्ष्य है ना वो 2023 में ही क्या कर दिए कि आपको पूरा कर दिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 41 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है प्रवासी जो नए स्थान पर क्या है, नए स्थान पर, ठीक है ना, जाता है वो आपको क्या कहलाता है। तो देखिए तो एक है आपको अप्रवासी, उत्प्रवासी, ठीक है ना, अप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों। तो देखिए तो प्रवासी व्यक्ति जो आपको क्या होता है, जैसे हम यहाँ से मुंबई गए, क्या गए, मुंबई गए, तो हम वहां पर क्या कहलाएंगे, तो हम कहलाएंगे आपको अप्रवासी। क्या है, अप्रवासी। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। हालांकि आपका बुक ऑफ जो आंसर देता है, ठीक है ना, उत्प्रवासी देता है, लेकिन उत्प्रवासी नहीं होगा। उत्प्रवासी वह स्थान होगा जिस स्थान को हम छोड़े हैं। क्या है, छोड़े, मतलब कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जो है सीतामढ़ी से उत्प्रवास करके जो है वो आपको मुंबई चला गया है। तो मुंबई के लिए हम हो गए अप्रवासी, ठीक है ना, और सीतामढ़ी के लिए हो गए उत्प्रवासी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपको ए हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो देखिए तो विश्व के लगभग 60% जनसंख्या जो होती है ना वो आपको कहाँ निवास करती है जानते हैं, वो आपको एशिया में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। और दुनिया के कुल क्षेत्रफल का क्या है जानते हैं कि आपको 33% क्षेत्रफल जो है वो आपको एशिया में है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है निम्न से कौन खनन नगर नहीं है। तो देखिए झरिया खनन नगर है, रानीगंज भी जो है खनन नगर है, खेतरी भी खनन नगर है, पटना जो है वो आपको राजधानी नगर है। तो देखिए यह हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। बाकी इधर जो सब देख रहे हैं ये आपको खनन नगर है। क्या है,
खनन नगर। तो झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, खेतरी हो गया राजस्थान में। झरिया और रानीगंज यह जो है साथियों, ये आपको कोयला के लिए जाना जाता है। खेतरी जो है, ध्यान से सुनिएगा, यह जो है साथियों, ये आपको मतलब कि तांबा के उत्पादन के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं 44 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सिंगरेनी क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटक नगर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सिंगरेनी है ना साथियों, ये आपको खनन नगर है। और यह है कहाँ जानते हैं? तो यह जो है आपको तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। और इसी में पूछ दिया जाएगा कि सिंगरौली क्या है। सिंगरौली नामक जो खनन नगर है वो कहाँ है? तो सिंगरौली हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। देख रहे हैं थोड़ा का क्या है, अंतर है। सिंगरौली कहें तो मध्य प्रदेश, सिंगरैनी कहेंगे तो आपको तेलंगाना में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 45 में क्या कर रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि रबी फसल की बुआई कब होती है। तो साथियों रबी फसल की जो बुआई होती है ना, वो आपको कब होती है जानते हैं? तो ये आपको अक्टूबर नवंबर में। और इसकी जो कटाई होगी वो आपको मार्च अप्रैल में होगी। तो देखिए, तो रबी फसल की कटाई की अगर हम बात करते हैं तो आपको मार्च अप्रैल में, बुआई की बात करेंगे अक्टूबर नवंबर में। जैसे गेहूं हो गया, क्या हो गया? गेहूं हो गया, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 45, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत सारे फसल है, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा इसे। देखिए कह रहा है कि गेहूं फसल उदाहरण है किसका। तो गेहूं जो है ना वो आपको रबी फसल का क्या है, क्या आपको एग्जाम्पल है। और रबी फसल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं बसंत फसल। यानी कि रबी फसल को ही क्या कहते हैं? तो आपको बसंत फसल कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न जो है वो आपको आ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 47 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन होता है वो आपको पश्चिम बंगाल में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो साथियों कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है, ठीक ना, वो आपको गुजरात है। और गुजरात ऑप्शन में नहीं रहे तो आप मानेंगे महाराष्ट्र। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं कपास, ठीक है ना, यह सूती वस्त्र उद्योग क्या क्या है कि सबसे प्रमुख जो है वो आपको कच्चा माल है। चलिए 39 में क्या कह रहे हैं सुनिए, सॉरी 49 में। निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है। तो देखिए, तो टैनिन नामक जो उत्तेजक पदार्थ है ना वो आपको चाय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और पूछेंगे कॉफी में क्या पाया जाता है। तो कॉफी में जो हो जाएगा वो आपको कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन, ठीक है ना। और इधर सबका उत्पादक राज्य आप याद रखिएगा। जैसे पूछेंगे कि चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो आपको भारत के किस राज्य में, तो आप कहोगे असम में। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो क्या कहेंगे? कर्नाटक में। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कहेंगे आपको उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कहेंगे आपको गुजरात में। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए देख लीजिएगा। तो 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 50 में क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है अलवणीय जल है। तो साथियों अलवणीय जल यानी पीने योग्य जल की बात करें तो वह आपको क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन धात्विक खनिज है। तो देखिए धात्विक खनिज कहने का मतलब क्या हो गया कि वह खनिज जिसमें आपको धातु का गुण पाया जाता हो या जिससे धातु की प्राप्ति हो। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है लोहा। क्या है? लोहा, मैग्नीज, तांबा। तो ये सभी जो है ना वो आपको धात्विक खनिज है। याद रखिएगा, ये जो लोहा है इसका संकेत आपको याद रखना है, वो आपको एफी हो जाएगा। मैग्नीज कहेंगे तो वो आपको एमएन हो जाएगा। उसके बाद है तांबा, ये आपको सी हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे लोहा के कुछ अयस्कों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, तो लोहा के अयस्क को हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे आपको क्या होता है कि पहले आया हेमा मालिनी फिल्म, मतलब फिल्म के क्षेत्र में तो हो जाएगा हेमा मालिनी से हेमाटाइट। उसके बाद हो जाएगा आपको माधुरी दीक्षित आई, तो माधुरी दीक्षित से हो जाएगा आपको मैग्नेटाइट। उसके बाद आया आपको लारा दत्ता, इससे हो जाएगा आपको लिमोनाइट। तो देखिए, तो यहाँ से याद रखिएगा अगर हम प्रश्न पूछे कि बताओ कि हेमेटाइट, ठीक है ना, इसके अलावा आपको मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। उसके बाद पूछेंगे आपको क्या जानते हैं, लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। ये सब क्या है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, ये सभी के सभी जो है लोहा का क्या है कि आपको अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है जानते हैं, डी, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि बेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए। तो साथियों बेलाडीला सबसे पहले जान लीजिए कि आपको छत्तीसगढ़ में, कहा है छत्तीसगढ़ में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है जानते हैं, तो ये आपको लॉ एस के लिए जो होता है वो आपको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि गुरु माहिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। तो देखिए, तो गुरु माहिसानी खान जो है सबसे पहले आपको ओडिशा में, इसको आपको याद रखना है। और यह जो है ना
वो आपको लॉ एस के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कौन है। तो देखो बाबू, बॉक्साइट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ना वो आपको कौन है जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपको ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ओडिशा की राजधानी कहेंगे तो आपको भुवनेश्वर है, जो कि आपको आईटी पार्क के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। मतलब कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है वो आपको कार्य किए जाते हैं। उसके बाद है गोवा, इसकी राजधानी पणजी है। असम का दिसपुर है। कर्नाटक का बेंगलुरु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहते हैं। इसके अलावा उसको अंतरिक्ष का क्या होता है, बेंगलुरु को शहर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये जो बेंगलुरु है इसको भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 55 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो देखिए तो सौर ऊर्जा जो है ना वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। बाकी इधर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस है, यह सब आपको अनवीकरणीय है, मतलब इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कलपक्कम किस राज्य में है? तो देखिए तो कलपक्कम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि आपको कहाँ है जानते हैं। तो ये आपको तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में। और क्या क्या कहेंगे तो वो कहाँ हो जाएगा, तो आपको कर्नाटक में। और काकरा पार कहेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, तो साथियों काकरा पार कहेंगे तो ये आपको गुजरात में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका क्या है कि आपको राइट आंसर है। देख रहे हैं हम लोग कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को क्या कर लिए कि देख लिए। चलिए अब चलते हैं 57 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है विकास का केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि यही आपको विकास का क्या है कि आपको केंद्र बिंदु होते हैं, जहां सभी लोग संसाधन तक पहुंचे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोगों को शिक्षा मिले, यही तो क्या है, विकास है। चलिए 58 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो साथियों जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक है ना वो आपको दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं अफ्रीका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एशिया। देखिए तो ऑप्शन देखकर आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि सर अफ्रीका नहीं है तो गलती है, क्या है गलती, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। आपको देखना है कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन है। चलिए 59 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटविया या लटाविया। तो यहाँ से एक बात आती है लिंगानुपात किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे क्या जानते हैं कि मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही आपको क्या कहलाती है, तो आपको लिंगानुपात कहलाती है। तो 59 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जानते हैं, तो यह आपको यानी कि डी हो जाएगा। चलिए 60 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था। तो साथियों मानव विकास सूचकांक को जो विकसित किया था वो आपको डॉक्टर महबूबुल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो देखिए कृषि, वानिकी, आखेट मतलब शिकार, तो ये सभी जो है आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या है कि आपको जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप किसको कहते हैं, तो कहेंगे कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप को प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। चलिए 62 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो देखिए तो इसमें से जो गेहूं है ना वो आपको क्या है जानते हैं कि आपको मतलब रोपण फसल जो है वो आपको नहीं है। तो 62 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 63 में क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो साथियों पशुचारण जो है ना वो आपको क्या जानते हैं कि वह आपको प्राथमिक क्रियाकलाप से क्या है कि आपको संबंधित है। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है, तो आपको कृषि होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, आखेट होता है, वनोपज होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। बाकी अनुसंधान सब जो होता है चतुर्थ क्रियाकलाप में हो जाएगा। तृतीयक में संचार, इसके अलावा आपको व्यापार, परिवहन ये सब हो जाएगा, बहुत प्रकार की सेवाएं आ जाएगी। उसके बाद द्वितीयक में उद्योग और विनिर्माण आ जाएंगे। तो इसको आपको देख लेना अच्छे से। आइए आगे करा है कि नागपुर योजना संबंधित है किससे। तो देखिए तो नागपुर योजना आई थी 1943 में, और यह जो योजना है ना वो आपको सड़क परिवहन से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका राइट आंसर है। चलिए 65 में क्या करा है, सुनिए। करा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार जो है वो आपको कहां से कहां तक है। तो साथियों
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है, ठीक है ना, इसका जो विस्तार है वो आपको कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग न लिखकर यहाँ पर क्या कर दीजिए जानते हैं कि इनमें से, हालांकि आपको क्या है कि इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वो आपको क्या होता है जानते हैं कि अमृतसर से दिल्ली तक आती है। कहाँ तक आती है? अमृतसर से दिल्ली तक, जो कि इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं। अगर हम दूसरे हिसाब से सोचेंगे, ठीक है ना, तो दूसरे हिसाब से अगर यहाँ पर रहता, क्या जानते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, तो वो हो जाता आपको इलाहाबाद से आपको हल्दिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर एनएच के बारे में पूछा जा रहा है और ऑप्शन जो भी दिया है वो आपको जलमार्ग का दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कह रहा है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ठीक है ना, वह जो आपको पाइपलाइन है, क्या है? पाइपलाइन है, ठीक है ना, उसमें का हजीरा कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, तो हजीरा जो हो गया ना वो आपको गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। बीजापुर कहेंगे तो वो आपको मध्य प्रदेश में, और इधर जो देख रहे हैं जगदीशपुर, यह हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। देखिए याद रखिएगा, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए, बीजापुर कहाँ हो जाएगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश में, और हजीरा कहाँ है तभी बताएं कि आपको गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो देखिए, तो कोंकण रेलवे जो है वो आपको क्या है कि महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक है। लेकिन इसमें गुजरात जो है वो आपको नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो ये जो कोंकण रेलवे, इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें केरल को भी जोड़ दीजिएगा। मतलब कि आपको गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में जो है कोंकण रेलवे का क्या है कि आपको विस्तार है। और कोंकण रेलवे की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो आपको 760 किलोमीटर है, और इसकी जो शुरुआत होती है 1998 में होती है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 68 में, देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय रेलवे की स्थापना जो हुई थी 1853 में। मतलब कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो होती है 1853 में, और प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच जो है वो आपको क्या होता है कि 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है वो आपको चलती है। और भारत में रेलवे का पिता कहेंगे तो वो आपको किसको कहा जाता है जानते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 69 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनसेट का संबंध किससे है? तो साथियों, इनसेट का जो संबंध है ना वो आपको उपग्रह संचार से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 70 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह कौन है? तो वह साथियों आपको मुंबई है। और मुंबई जो है ना वो आपको पश्चिमी तट का बंदरगाह है। क्या है? पश्चिमी तट का बंदरगाह है। बाकी इधर पारादीप, हल्दिया, चेन्नई, यह सब जो है साथियों पूर्वी तट का क्या है कि आपको बंदरगाह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, आज हम लोग क्या किए कि 2023 में पूछे गए जो भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों का हम लोग क्या कर लिए, एनालिसिस कर लिए। तो साथियों, कल हम मिलेंगे आपको 2022 के जो आपको क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन है उसके साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।